फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉइल बनती कैसे है और कौन कौन से फैक्टर्स वहाँ पर काम करते हैं उस पर अपन देख लेते हैं। क्या होता है वेदरिंग, पहले तो ये देखो आप, वेदरिंग क्या चीज़ होती है इसको समझिए। देखिए वेदरिंग का मतलब हो गया दो चीज़ यहाँ पर, एक तो डिसइंटीग्रेशन और दूसरा डिकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन इन दोनों से मिलकर ही बनता है क्या वेदरिंग। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का टूटना, और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज कर देना। मतलब कोई बड़ा पार्टिकल है, पहले उसको तोड़कर छोटा पार्टिकल बनाया जाएगा, फिर उस छोटे पार्टिकल की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करके उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। और पहले वाला क्या हो गया डिसइंटीग्रेशन। मतलब वेदरिंग जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। वेदरिंग में बेसिकली दो ही रिएक्शन होती हैं, क्या, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि लार्ज पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल्स में। लार्ज पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, ये डिसइंटीग्रेशन। दूसरा क्या है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये स्मॉलर पार्टिकल कन्वर्ट हो जाएंगे सॉइल में। मतलब यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। तो दो चीज़ें काम करके यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है, आपका वेदरिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, तीन प्रकार की होती है ये वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है, वो तीन टाइप की होती है, 3 टाइप्स। क्या है 3 टाइप्स की वेदरिंग की प्रोसेस। फिजिकल वेदरिंग, एक तो है कौन सी, फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग मतलब कोई भी फिजिकल एजेंट यहाँ पर काम करेंगे, कोई भी फिजिकल एजेंट यहाँ पर काम करेंगे। फिजिकल एजेंट से मतलब यहाँ पर बारिश हो सकती है, मतलब रेनफॉल एक फिजिकल एजेंट है। हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना। इसके अलावा फ्रीजिंग, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाना, बर्फ़बारी हो जाना। ग्लेशियर्स वगैरह जो हैं, ये हो गया आपके। इरोजन्स जो होते हैं, सॉइल इरोजन वगैरह जो होता है, वो हो गया बाय द स्ट्रीम्स। ये क्या है आपका फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में सिंपली कुछ नहीं होता, लार्ज पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल, एक तरह से कह सकते हैं कि जो फिजिकल वेदरिंग है ना, वही है डिसइंटीग्रेशन। फिजिकल वेदरिंग में हमने क्या किया, लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट करोगे, रेनफॉल से कन्वर्ट हो सकता है, हीट और कोल्ड से कन्वर्ट हो सकता है। मान लो कोई ग्लेशियर बहता हुआ आ रहा है, तो वो लार्ज पार्टिकल को तोड़कर उसको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। नदी का तेज बहाव आ रहा है, तो वहाँ से वो पानी को, पत्थर को थोड़ा सा काटते हुए जाएगा, लार्ज पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा। ये फिजिकल वेदरिंग में आता है। दूसरा है आपका यहाँ पर केमिकल वेदरिंग। दूसरा कौन सा है यहाँ पर, केमिकल वेदरिंग। यहाँ पर ढेरों, दुनिया भर की तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं अलग अलग टाइप की, सब पढ़ेंगे अपन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका एक बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये केमिकल वेदरिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली देखा जाए तो जो सॉइल बनती है ना, वो इसी केमिकल वेदरिंग से ही बनती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग को अपन थर्ड में रख सकते हैं, सबसे लास्ट में। और ये केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों एक साथ ही होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल वेदरिंग में कौन काम करते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या हो सकते हैं, कोई प्लांट हो सकता है। ठीक है, बेसिकली प्लांट्स की जो रूट्स और स्टेम होती हैं वो करती हैं ये काम। इसके अलावा अपने वर्म्स जो होते हैं सॉइल के अंदर, वो करते हैं। कैसे क्या होता है, सब चीज़ें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर वेदरिंग की एक प्रोसेस, मतलब सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है। वेदरिंग प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं कैसे होती है ये वेदरिंग प्रोसेस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा टफ नहीं है, डर बना रखा है। जैसे कि ये रही चट्टान, रॉक्स, ये क्या रही आपकी, रॉक्स रही। तो इस रॉक्स में सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग होगी। फिजिकल वेदरिंग हो सकता है यहाँ पर बारिश हुई हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हो सकता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हो सकता है यहाँ से ग्लेशियर बहकर गया हो सकता है यहाँ से कोई नदी बहकर गई हो। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स जो वो डिटैच होंगे, यहाँ से रॉक्स के जो पार्टिकल हैं वो डिटैच होकर कहीं और जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर,
ये पार्टिकल्स यहाँ से कहाँ चले गए बताइए आप। इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स कहाँ गए, यहाँ से डिटैच हो गए। डिटैच कैसे हो गए, बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर बहुत तेज़ी से बारिश हुई हो, या बहुत तेज़ी से यहाँ से नदी बह कर गई हो, कोई रिवर बह कर गई हो, तो पानी के कटाव से ये यहाँ से पार्टिकल सारे निकल गए। अब ये पार्टिकल निकल के जाएंगे, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ से डिसोशिएट हुए और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्केलेटल सॉइल में। इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल सॉइल, स्केलेटन सॉइल या स्केलेटल सॉइल। ये जो पार्टिकल यहाँ पर आकर डिटैच हुए हो, कहीं और जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन, स्केलेटल सॉइल। ये जो प्रोसेस हुई है इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल वेदरिंग। इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल वेदरिंग। अब ये जो स्केलेटल सॉइल है, इस स्केलेटल सॉइल में रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगी, सॉइल बन जाएगी। अब ये रिएक्शंस यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन से क्या बन जाती है, सॉइल बन जाती है। और कुछ फैक्टर भी यहाँ पर काम करते हैं, तब जाकर ये क्या, सॉइल बनती है। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर फिजिकल वेदरिंग में। तो फिजिकल वेदरिंग में देखना कुछ नहीं है कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये देखो आप, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, एक रेनफॉल का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लो बारिश होती है, ये रही रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चट्टाने हैं, ये रॉक्स जो हैं, इनके ऊपर जब कंटिन्यूअस पानी गिरेगा, लगातार इनके ऊपर पानी गिरता रहेगा, रेन ड्रॉप्स इनके ऊपर गिरेंगी, तो क्या होगा, यहाँ से छोटे छोटे से पार्टिकल जो है वो डिटैच होंगे। यहाँ से पार्टिकल डिटैचमेंट होगा, मतलब इसमें से पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल इसमें से निकलेंगे, ठीक है। वो पार्टिकल डिटैच हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द फिजिकल वेदरिंग। जैसे ये देखो, मान लो कोई अपना ये चट्टान है, ये रॉक है, पानी इसके अंदर भरेगा तो इसमें थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर से होने से टूट जाएंगे, तो ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स यहाँ से जो है वो निकलेंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स में बदल जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले बड़ा पार्टिकल था, अब छोटा पार्टिकल हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एज द फिजिकल वेदरिंग, ठीक। अब फिजिकल वेदरिंग के बाद स्केलेटल सॉइल बनती है। और अब देखो यहाँ पर अब बात करेंगे अपन दूसरी है केमिकल वेदरिंग। स्केलेटल सॉइल बन गई, अब उसके बाद आती है बारी किसकी, केमिकल वेदरिंग की। कहने का मतलब है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होनी है। केमिकल वेदरिंग का मतलब यहाँ पर क्या होनी है, केमिकल रिएक्शंस होनी है। अब जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, ये दो चीज़ों पर बहुत डिपेंड करती है, मतलब दो फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका वाटर, केमिकल वेदरिंग के लिए, केमिकल रिएक्शन होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो पानी और दूसरा टेम्परेचर। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे ये देखो डेजर्ट, आप देखोगे कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में सॉइल नहीं होती। क्यों नहीं होती सॉइल, क्योंकि वहाँ पर वेदरिंग प्रोसेस ही नहीं होती, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, इसीलिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती ही नहीं है। ये देखो, ये आपका अल्पाइन एंड आर्कटिक रीजन है, यहाँ पर पूरे साल भर बर्फ़ ही रहती है, हमेशा बर्फ़ ही रहेगी, ये अल्पाइन एंड आर्कटिक रीजन। इस तरह के जो एरिया होते हैं, यहाँ पर भी आप देखोगे कभी आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, कभी सॉइल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होती नहीं है, मिट्टी बनती नहीं है। क्यों, लेकिन यहाँ पर मेन कारण क्या है, ड्यू टू दी लो टेम्परेचर। तो अगर पानी नहीं है तो केमिकल वेदरिंग नहीं होगी, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो भी वेदरिंग, टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो भी वेदरिंग नहीं होगी। टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेदरिंग तेज़ी से होती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा वेदरिंग। आप कहोगे सर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन डेजर्ट में पानी नहीं होता, इसलिए केमिकल वेदरिंग यहाँ पर नहीं हो पाती। और देखें यहाँ पर केमिकल वेदरिंग में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इसमें से एक रिएक्शन है आपकी हाइड्रेशन, एक रिएक्शन है कौन सी, हाइड्रेशन। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में एक रिएक्शन है आपकी कौन सी, हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2O, पानी का ऐड होना, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन। ये क्या है बताइए, पहले पढ़ चुके हैं अपन, ये है ओलिवाइन। ओलिवाइन जब इसमें पानी की रिएक्शन होती है तो मैंने आपको बताया था इसके दो हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं, टॉक एंड सरपेंटाइन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
सरपेंटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर जब हाइड्रेशन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरपेंटाइन में। तो ये जो सरपेंटाइन है वो क्या है, इसी का एक पार्ट है, ठीक है। यही तो इसका हाइड्रेटेड फॉर्म, सरपेंटाइन क्या है, सरपेंटाइन इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑलिवाइन। यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सरपेंटाइन क्या है, सरपेंटाइन इज दी हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑलिवाइन। ऑलिवाइन का हाइड्रेटेड फॉर्म है ये। काय से बना है ये, कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ पर, हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। इस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और देखो एक यहाँ पर होती है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले अपन देखेंगे कार्बोनेशन। हालांकि हाइड्रोलाइसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कार्बोनेशन, क्योंकि फोटो कार्बोनेशन का लगा है यहाँ पर। एक प्रोसेस होती है कार्बोनेशन, देख लो यार, पहले हाइड्रोलाइसिस ही पढ़ लो। हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का जुड़ना, पानी का जुड़ना, और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी का टूटना। बहुत अंतर है। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का जुड़ना और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी का टूटना। यहाँ पर क्या होगा, पानी जो है वो टूटता है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। पानी जो है वो टूट जाता है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ये क्या चल रहा है अपना, केमिकल वेदरिंग ही चल रहा है। ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जो पानी है वो अपना टूट जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी के बनने में जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है केमिकल वेदरिंग की, वो कौन सी होती है, यही हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है इस हाइड्रोलाइसिस के अंदर, क्ले पार्टिकल्स इसी हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। मिट्टी के अंदर जो बेसिस होते हैं वो इसी हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। इसके अलावा सिलिसिक एसिड इसी हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस हाइड्रोलाइसिस से बनती हैं। अब देखो, ये तो तुमने पूरा ऐसे भर दिया जैसे कुछ और लिखना ही नहीं है। अभी यहाँ पर और भी कुछ लिखना है अपन को। एक रिएक्शन होती है आपकी तीसरी, ये दूसरी रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन आपकी है कार्बोनेशन। रिएक्शन बहुत टाइप की होती हैं, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है। अब देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि CO2 है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होगा तो ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, बाइकार्बोनिक एसिड H2CO3। ये क्या बनाएगा आपका, कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जब ये एसिडिक नेचर के हैं तो ये क्या करेंगे, चट्टानों का डीसीमेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे, डीसीमेंटेशन ऑफ रॉक्स। डीसीमेंटेशन जैसे कि आप घर पे कर सकते हो, इसको करना मत बता रहा हूँ। कोई एसिड वगैरह हो तो उसको आप अपने घर की दीवारों पर फेंक देना, अपनी हाउस की जो घर की वॉल है उस पर फेंकना। तो आप देखोगे जैसे ही एसिड उस पर जाएगा तो वहाँ से कुछ सीमेंट जो बाहर निकल के आ जाएगी। एसिड हमेशा क्या करता है, डीसीमेंटेशन करता है रॉक्स का। तो डीसीमेंटेशन हो जाएगा। डीसीमेंटेशन होने की वजह से जो पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे वो पार्टिकल्स लाइम नोड्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लाइम नोड्यूल्स। ये जो लाइम नोड्यूल्स होते हैं इन्हीं को कहते हैं कंकर। क्या बोलते हैं, कंकर। जैसे ये रहे, ये क्या है आपका, लाइम नोड्यूल्स है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अपन, कंकर। और यही कंकर जब डिपॉजिट होते रहते हैं, यही कंकर जब डिपॉजिट होकर एक पतली सी लेयर बना लेते हैं, एक थिन लेयर बना लेते हैं, तो उसको कह देते हैं लाइम, चूना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइम। सॉरी, पतली नहीं, थिक लेयर। एक काफ़ी मोटी लेयर, थिक लेयर बना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, चूना। तो इस तरह से चूना कैसे बनता है, ऐसे बनता है कार्बोनेशन रिएक्शन की वजह से। कंकर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, आपके कार्बोनेशन रिएक्शन की वजह से बनते हैं। ये केमिकल वेदरिंग होती है। इस तरह की ढेरों सारी रिएक्शंस होती हैं और फाइनली बन जाता है। अब देखो अपना बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल वेदरिंग,
बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग मैंने कहा था क्या, यहाँ पर जो होगा वो बायोलॉजिकल एजेंट्स काम करते हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में कौन है, बायोलॉजिकल एजेंट्स में बेसिकली अपने प्लांट्स, और प्लांट्स में भी बेसिकली कौन, उनकी रूट्स और स्टेम। ये कैसे करते हैं भाई, रूट्स और स्टेम कैसे करते हैं, ये देख लो। जैसे कि कोई चट्टान है, उस चट्टान के अंदर जैसे कोई ये इट इज़ अ रॉक, एक रॉक के अंदर कोई प्लांट ग्रो करता है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो अंदर जाती हैं, देन इट क्रिएट्स द प्रेशर। जैसे ही वो उसके अंदर जाएंगी वहाँ पर वो ग्रो करती हैं, ग्रो करेंगे, देन इट्स क्रिएट द प्रेशर। ये इस तरफ प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, ये चट्टान जो है वो रॉक्स जो है वो टूट जाएंगी, इट्स ब्रेक लाइक दिस। इसको देखिए आप, यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाएगा। प्लांट्स जब इनकी ग्रो करेगा, इनकी रूट्स जो है वो इनके क्रैक्स में, जो रॉक्स की जो दरारें हैं, क्रैक्स हैं, उनके अंदर चली जाएंगी, वहाँ पर जो ग्रो करेंगी तो इसकी चट्टानें जो है वो टूटने लगेंगी। दैट इज़ कॉल्ड एज दी बायोलॉजिकल वेदरिंग। यहाँ पर देखिए ये है आपका अर्थवॉर्म, ये भी बायोलॉजिकल वेदरिंग करता है। ये क्या करता है, सॉइल को इन्वर्ट करता है, सॉइल को पलटने का काम करता है। तो सॉइल को पलटने का काम कर रहा है, मतलब ये भी क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल वेदरिंग का हिस्सा है। ये भी एक बायोलॉजिकल एजेंट है, ये भी बायोलॉजिकल वेदरिंग करता है। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका ये केमिकल वेदरिंग। मिट्टी जो बनती है वो केमिकल वेदरिंग से ही बनती है एक्चुअल में। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब बात करते हैं अपन कुछ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स की। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। देखिए सॉइल फॉर्मेशन जो है बेसिकली 2 स्टेज में होता है। जो सॉइल फॉर्मेशन है ये बेसिकली 2 स्टेजेस में होता है। 2 स्टेजेस के अंदर सॉइल फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। एक तो अपना कौन सा है, चट्टानों की वेदरिंग होना, रॉक वेदरिंग होती है। जब रॉक्स की वेदरिंग होगी, वेदरिंग में क्या है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, तीनों चीज़ें होती हैं। तो इससे बनती है क्या अपनी रिगोलिथ। अब ये रिगोलिथ क्या चीज़ होती है समझ में आ जाएगा आपको, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उसको पता होगा रिगोलिथ बनता है। फिर ये जो रिगोलिथ है मतलब एक पूरा बेस बन गया। इसी रिगोलिथ में तो फिर बनते हैं अपने ए ऑरिजिन, बी ऑरिजिन, सी ऑरिजिन, इसी रिगोलिथ में बनते हैं। फिर ये रिगोलिथ जो होते हैं ना, यहाँ पर काम करते हैं फैक्टर्स। इस रिगोलिथ पे काम करते हैं आपके ये सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। यहाँ पर ये सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर काम करते हैं जिससे बनती है एक सॉइल। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर एक तरह से कह सकते हैं सेकंड स्टेज है। ये सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर जो है वो ज़रूरी है। तो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फादर की, जो कौन है आपके डॉकू चेलेव। डॉकू चेलेव 1889 की बात है, आई थिंक ये 1 साल पहले जब उनको कहा। तो इन्होंने कहा था कि सॉइल जो है वो डेवलप होती है बाय द एक्शन ऑफ द सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। इन्होंने भी कुछ मतलब सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर दिए थे। इन्होंने भी बताया था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, इन्होंने एक रिएक्शन दी S = F PCl और O। ये क्या चीज़ है, S का मतलब क्या है सॉइल, F का मतलब क्या है फैक्टर, और ये फैक्टर है 3। कौन कौन से, P का मतलब है पेरेंट रॉक, पेरेंट मटेरियल मतलब वो चट्टान। ठीक है, Cl का मतलब है क्लाइमेट, और O का मतलब है ऑर्गेनिज्म। O का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और देखो एक साइंटिस्ट है 10 11 1 मिनट यहीं करना पड़ेगा, स्लाइड कम है। एक वैज्ञानिक है जेनी, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जेनी वाला। जेनी ने जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर दिए ना, हम उसी को स्टडी करते हैं। जेनी ने भी कहा 1941 में, इन्होंने भी एक फार्मूला दिया, एक फैक्टर बताए सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। इन्होंने कहा S = F, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, ये 3 तो थी और भी इन्होंने चीज़ें जोड़ दी, PCl O, ठीक है, RT और ढेरों सारी चीज़ें इन्होंने जोड़ दी। तो इसमें P का क्यों बताया इन्होंने, P का बताया इन्होंने, P होता है पेरेंट, Cl तो क्लाइमेट है ही, O यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, R का मतलब यहाँ पर क्या है, रिलीफ। ठीक है, और T का मतलब है यहाँ पर टोपोग्राफी। T का मतलब क्या है यहाँ पर, टोपोग्राफी। ये कुछ इन्होंने फैक्टर्स दिए और इनको डिवाइड भी किया
ठीक है, इन फैक्टर्स को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो जेनी के अकॉर्डिंग टू जेनी के अकॉर्डिंग ये जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी 3 क्लासेस हैं, मतलब 3 कैटेगरी हैं। 3 कैटेगरी में फैक्टर्स को डिवाइड किया है। एक है आपकी एक्टिव फैक्टर, एक है आपके न्यूट्रल फैक्टर और एक है आपके पैसिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर, न्यूट्रल फैक्टर और आपका पैसिव फैक्टर। देखिए एक्टिव फैक्टर में कौन से आते हैं आपके, क्लाइमेट हो गया, याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट हो गया और ऑर्गेनिज्म हो गए। क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं आपके, एक्टिव फैक्टर में आते हैं। न्यूट्रल फैक्टर में आता है टाइम, समय। न्यूट्रल फैक्टर में क्या आता है आपका, टाइम आता है, समय आता है। एक मिनट, हाँ, तो न्यूट्रल कहाँ थे अपन, न्यूट्रल फैक्टर में क्या आता है, टाइम आता है। फिर अपन बात करें यहाँ पर पैसिव फैक्टर की। पैसिव फैक्टर जो होते हैं उसमें आपके आते हैं ये पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी। पैसिव फैक्टर में क्या आता है आपका, पेरेंट, जो पेरेंट मटेरियल है वो, और साथ में टोपोग्राफी। टोपोग्राफी एक तरह से उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड है। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म किस में आता है, एक्टिव फैक्टर में आता है, टाइम न्यूट्रल फैक्टर में आता है, पेरेंट मटेरियल और टोपोग्राफी ये आपके पैसिव फैक्टर में आते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं क्लाइमेट की अगर बात करता हूँ तो क्लाइमेट के अंदर मैंने बताया तभी आपका टेम्परेचर और पानी, मतलब कि रेनफॉल, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके ये कौन से, टाइम अपना ये टेम्परेचर और रेनफॉल। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अगर मान लो ये ज़्यादा होगा, हाई होगा, ये दोनों फैक्टर अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पर वेदरिंग भी क्या है, वो भी हाई होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हाई होगी, बारिश ज़्यादा होगा तो भी वेदरिंग हाई होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मान लो बारिश ज़्यादा होती है तो सॉइल कैसी होगी। चलो इसको तो बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि एसिडिक या एल्कलाइन, ये बारिश से मुझे याद आ गया कि अगर पानी ज़्यादा बरसता है तो सॉइल आपकी एसिडिक होगी या एल्कलाइन हो जाएगी। कहीं पर अगर ज़्यादा पानी बरसेगा तो क्या होगा। देखो एल्कलाइन कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सॉल्ट। मिट्टी के अंदर जो सॉल्ट पाए जाते हैं वो एल्कलाइन कंडीशन बनाते हैं। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना तो जो सॉल्ट होते हैं ना वो बहकर चले जाते हैं और कुछ नीचे पानी में चले जाते हैं, तो सॉल्ट की हो जाती है कमी। सॉल्ट की कमी होने की वजह से उसका एल्कलाइन नेचर ख़त्म हो जाता है। मतलब पानी ज़्यादा बरसेगा तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, एसिडिक नेचर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एसिडिक नेचर की। ठीक है, और जब पानी कम बरसेगा तो जस्ट अपोजिट, पानी कम बरसेगा तो सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, तो सॉइल जो है वो सॉल्टी हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी, सोडिक नेचर की हो जाएगी। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर बात करेंगे अपन जो पेरेंट मटेरियल कहाँ गया, इसकी अपन बात करते हैं पेरेंट मटेरियल की। देखिए 2 तरह का पेरेंट मटेरियल होते हैं यहाँ पर। ये तो अपन सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। पेरेंट मटेरियल की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, पेरेंट मटेरियल। 2 तरह के पेरेंट मटेरियल होते हैं यहाँ पर। एक होता है सेडेंट्री और एक होता है ट्रांसपोर्टेड। क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। सेडेंट्री का मतलब क्या है, सेडेंट्री पेरेंट मटेरियल मतलब जो अपने ओरिजिनल प्लेस पर ही पाए जाते हों, जो अपने ओरिजिनल प्लेस पर पाए जाते हों उनको कहते हैं सेडेंट्री, और इन्हीं को कह सकते हैं अपन रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल। मतलब जहाँ पर मिट्टी बन रही है, जहाँ पर सॉइल बन रही है, उसका पेरेंट मटेरियल भी उसी जगह पर है, उसको कहते हैं सेडेंट्री। एक होता है ट्रांसपोर्टेड, आउट ऑफ द ओरिजिन प्लेस, आउट ऑफ द ओरिजिन प्लेस, जहाँ पर मिट्टी बनी है, उस मिट्टी जिस चट्टान से बनी है वो मिट्टी, वो सॉइल जिस रॉक से बनी है वो रॉक वहाँ पर नहीं है, वो रॉक कहीं और की है, वो ट्रांसपोर्ट होकर आई है। ठीक है, जैसे कि
अब ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मेथड है। अगर मान लो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ग्रेविटी के द्वारा होता है तो ऐसे पेरेंट मटेरियल को क्या बोलते हैं, कॉलुवियल, कॉलुवियल पेरेंट मटेरियल या कॉलुवियल सॉइल, कुछ भी कहो आप, ठीक है। पानी से अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, पानी से अगर ट्रांसपोर्टेशन हुआ है तो उसको बोलते हैं एलुवियल, क्या बोलते हैं उसको, एलुवियल। और अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आइस से हुआ है, बर्फ़ से हुआ है, तो उसको बोलेंगे ग्लेशियल, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियल, ठीक है। और अगर ग्लेशियर से हुआ है तो, ग्लेशियर मतलब बर्फ़ के पहाड़ जो सरक जाते हैं उससे हुआ है तो उसको बोलेंगे मोरेन, उसको क्या बोलेंगे, मोरेन। और अगर हवा से हुआ है तो विंड से भी हो सकता है। अब विंड से यहाँ पर दो कैटेगरी हैं, अगर सिल्टी सॉइल है मतलब सिल्टी पार्टिकल्स हो रहे हैं तो अलग कहेंगे, और अगर सैंड पार्टिकल्स का हो रहा है तो अलग कहेंगे। अगर सिल्टी पार्टिकल का हो रहा है तो उसको कहते हैं लॉस, इस पर लगा देना IMP, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, लॉस पर। इस पर पूछा जाता है कि सॉइल पार्टिकल या सॉरी सिल्टी पार्टिकल विच आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द विंड इज कॉल्ड एज लॉस, उसको क्या बोलते हैं, लॉस। दूसरा है आपका सैंड, सैंड जो होता है इसको बोलते हैं एओलियन, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पर भी लगा दो IMP, ठीक। ये ट्रांसपोर्टेड टाइप के हो गए आपके, ये ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल सॉइल हो गई, और ये आपकी सेडेंट्री वाले हो गए जो ओरिजिनल प्लेस पर ही पाए जाते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू।